कोविड हुआ, मौलाना साहब के खिलाफ एक एफआईआर लिखा जाता है और दिल्ली सरकार कराती है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? फिर उसके बाद दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें भी इनका कोई रोल नहीं रहा है, तो लोग क्यों ना कहें टीम बी? उस वक्त आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि मुसलमान तो मजबूर होकर वोट हमें ही देगा, ज़रा हिंदुओं का वोट ना खिसक जाए, इसका ज़रा हम ध्यान कर लें। दिल्ली में हमने पहली बार चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी में, उस वक्त एग्जैक्टली यही मुहावरा था जो आपने बोला, टीम बी आई है, कांग्रेस को हरवाएगी, बीजेपी को जितवाएगी, इसी खेल के लिए आई है। और बीजेपी भी शुरू में बड़ी तसल्ली वक्त थी कि हाँ बच्चे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, फाइनली इनके लड़ने से हमें फ़ायदा होगा। अंततः क्या हुआ? बीजेपी औंधे मुँह गिरी। लक्ष्मी जी की तस्वीर नोट पे होनी चाहिए, उसके बाद खुद आतिशी का कहना कि दिल्ली में रोहिंग्या की समस्या है और आम आदमी, बीजेपी रोहिंग्या को दिल्ली में ला रही है और आम आदमी रोक रही है। आपको नहीं लगता देश में खतरा है? अरिया में तो नहीं लगता है सर। आपको नहीं लगता देश को कोई खतरा है? मैंने कहा ना, मेरा बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है नहीं। लोग आते हैं, पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, पसमानदा इलाका कहते हैं, जबकि अररिया डेवलप कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने 2015 वगैरह के बाद से जब भी हुआ, किसी एक स्टेज पे फैसला कर लिया कि इस देश में अगर राजनीति होगी तो बीजेपी ने जो वैचारिक फ्रेम बनाया है उसके भीतर ही होगी। राजनीति सबको बदल देती है, लेकिन 10-20 साल लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने काम 1.5 साल में करा। किस से हैं? सीमांचल डायरी, ये वाला टेस्ट कीजिए, माइक आ रहा है। दिल्ली में किस से थे आप? आईटी सेक्टर में थे सर। आईटी सेक्टर? हाँ, तो कहा जाता है बहुत कोर है, बहुत कोर हम लोग का ग्रुप होता है। हम लोगों से पूछा गया है कि आपको जोक बताते हैं सर कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी। कह रहे भाई अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं। कहते हैं कि अभी तक सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं हुआ। तो हम लोग वैसे हैं, तो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बेस्ड थोड़ा बात कर लेंगे। कमाई कितना समय है? वैसे कमाइनी जी के हम लोग बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बढ़िया, हम भी हैं, बस आप भी, हमें भी उसी में शामिल मानिए। ये जो जन जागरण शक्ति संगठन जो काम कर रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल एक अच्छी मिसाल है। देश के हर ज़िले में जो काम होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। और 80 के दशक में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, पता नहीं कितनी जगह ऐसे काम हुआ करते थे। वो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और उससे हमारा लोकतंत्र हमारा सिर्फ पार्टियों के चलते नहीं बचा है, वो ऐसे संगठनों के चलते बचा है, और वो नहीं है। जी बताएं, शुरू करें। शुरू है सर? अच्छा, बहुत कैजुअल फॉर्मल बात कर। जी। मुझे पता एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन दिल्ली में था मैं, तो उस टाइम में एक जन आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का। आपकी भी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, क्योंकि हम लोग जाते थे, हम लोग आईटी सेक्टर में थे, तो वीकेंड में क्या करते थे कि जाते थे आपके रामलीला मैदान में दिल्ली में। तो बड़ा एनर्जी आता था, लगता था कि कुछ देश में चेंज होने वाला है। पता लगा कांग्रेस चली गई। प्लान वे में था क्या सर? आपको पूरा शायद ध्यान नहीं है। अन्ना आंदोलन जो था उसकी कोर कमेटी या उसके मेंबरशिप में भी मैं कभी नहीं था। मेरी इन्वॉल्वमेंट केवल आम आदमी पार्टी जिस दिन बनी उस दिन से शुरू हुई, क्योंकि मेरी धारणा थी, और मैंने ये बात लिख के भी उस ज़माने में कही थी, कि अगर ऐसे आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होगा तो फिर ये किसी और का औजार बनेगा। इसलिए मैं अन्ना आंदोलन में फॉर्मली कभी भी शामिल नहीं हुआ। और जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, जब ये तय हुआ कि इसका एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी की जाएगी इसके आधार पर, केवल उसी दिन मैं उसमें शामिल हुआ था। तो आप जहाँ मैं शामिल था उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ मैं नहीं था उसके बारे में अपनी राय मैं दे सकता हूँ, जैसे आपकी राय है। हाँ, तो लेकिन सर, मैं उसमें था वास्ट एक्सपीरियंस, अभी आप बता रहे थे कि जेपी आंदोलन की भी मेमोरी है, तो बहुत उनकी है। तो एक्सपीरियंस तो आपको बहुत है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है, सेफोलॉजीज भी शायद आप किसी ज़माने में रहे हैं, गेस करते थे कि किन की सरकार बन रही है, नहीं बन रही है। क्या लगता है सर, क्या था वो एक्चुअल में? क्योंकि हम लोग तभी यंग थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, लेकिन बाद में जब एंड ऑफ द स्टोरी देखते हैं तो फिर वही आता है। लोग कैसे बिलीव करें संस्थाओं पे? दुनिया में हमेशा कोई भी जन आंदोलन जो होता है वो मिक्स होता है, और इसी कारण से वो जन आंदोलन होता है कि उसकी ना कोई एक सेंट्रल एजेंसी होती है, ना उसकी कोई एक सेंट्रल दिशा होती है। वो बहुत सारे
अलग अलग तरह के अलग अलग दिशा में जाने वाले समूहों का मिक्स होता है ना। वही अन्ना आंदोलन के बारे में बात है। उसमें जरूर कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो कि केवल और केवल कांग्रेस का विरोध करना चाहते थे। कोई भी जब आंदोलन होता है हमेशा उस वक्त का ऑपोजिशन उसका समर्थन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करता ही है। जैसे जब किसान आंदोलन हुआ, दिन रात लोगों ने हम पे आरोप लगाए कांग्रेस वाला स्पॉन्सर्ड है, ज़रूर पीछे कांग्रेस रही होगी। मैं हमेशा कहता था दुनिया का कोई भी आंदोलन जब होता है ऑपोजिशन ऐसा करता है और ऑपोजिशन को करना चाहिए कि वो उसका समर्थन करे। आंदोलन का धर्म है कि उनका खिलौना न बन जाए, सिर्फ वही बात होती है। अन्ना आंदोलन को उस जमाने के ऑपोजिशन ने सपोर्ट किया होगा, इसमें मुझे कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन क्या अन्ना आंदोलन पूरा का पूरा आंदोलन एक रणनीति थी बीजेपी को सपोर्ट करने की? मैं इस बात से आज भी सहमत नहीं हूँ। मैंने बहुत लंबा लिखा है इस सब चीज़ पे, आपको समय मिले आप पढ़िएगा। चूँकि अगर आपको ध्यान हो, मैं आम आदमी पार्टी का बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त था जब 2013 में आम आदमी पार्टी का सितारा ऊपर बढ़ रहा था, जब उसने दिल्ली का विधानसभा चुनाव में 28 सीट ले ली और आगे पंजाब में बढ़ रही थी। उस वक्त आप दोबारा अखबार जाके देखिए कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा विचलित था आम आदमी पार्टी से। उसका नाम था नरेंद्र मोदी। पूरे 2014 में उनके विश्वस्त थे श्री अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा 2014 में केवल एक काम में लगाई। 2013 के शुरुआत से लेकर 2014 तक अरुण जेटली जी की पूरी भूमिका केवल और केवल आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने पे थी। तो आज हम पलट के ज़रूर कह सकते हैं कि चूंकि ये हुआ तो ये ही होना था, लेकिन ये बात सच नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी का प्रयोग वाकई इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति की दिशा में बढ़ता, जो कि शुरू में बढ़ रहा था, तो बीजेपी को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता। और आप याद रखिए जब दिल्ली में हमने पहली बार चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी में, उस वक्त एग्जैक्टली यही मुहावरा था जो आपने बोला, टीम बी आई है, कांग्रेस को हरवाएगी, बीजेपी को जितवाएगी, इसी खेल के लिए आई है। और बीजेपी भी शुरू में बड़ी तसल्ली वक्त थी कि हाँ बच्चे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, फाइनली इनके लड़ने से हमें फ़ायदा होगा। अंततः क्या हुआ? बीजेपी औंधे मुँह गिरी। तो इतिहास में कभी भी ये सोच लेना कि जो हुआ वही एकमात्र चीज़ थी जो हो सकती थी, ये बहुत सतही समझ है। सर एक बात बताइए, जब कोविड हुआ मौलाना साहब के खिलाफ एक एफआईआर लिखा जाता है और दिल्ली सरकार कराती है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? फिर उसके बाद दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें भी इनका कोई रोल नहीं रहा है, तो लोग क्यों ना कहें टीम बी? आप कह रहे हैं रोल नहीं रहा है, मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक रोल था आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली दंगों में। आप आम आदमी पार्टी के पास पुलिस नहीं है, ठीक है, इतना मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप सरकार में बैठे हैं, आपको कौन रोकता है वहाँ जाके खड़ा होने से? आपको कौन रोकता है दंगों के जो शिकार हुए लोग उनको सहायता करने में, उनको हर तरह से रिलीफ देने में, उनके दुख दर्द में खड़ा होने में? और वो करने की बजाय आम आदमी पार्टी ने उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वोटों की गिनती की। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा कि मुसलमान तो मजबूर होकर वोट हमें ही देगा, ज़रा हिंदुओं का वोट ना खिसक जाए, इसका ज़रा हम ध्यान कर लें। तो सांप्रदायिक मुद्दे पे और उसके बाद ये कहना कि लक्ष्मी जी की तस्वीर नोट पे होनी चाहिए, उसके बाद खुद आतिशी का कहना कि दिल्ली में रोहिंग्या की समस्या है और आम आदमी बीजेपी रोहिंग्या को दिल्ली में ला रही है और आम आदमी रोक रही है, ये सब शर्मनाक चीज़ें हैं। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे पुराने साथी ये खेल कर रहे हैं तो मुझे बेहद शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है और लगता है कि इस देश की राजनीति कितने नीचे गिर गई है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, तो टीम बी हुआ या क्या हुआ, लेकिन निश्चित ही आम आदमी पार्टी ने 2015 वगैरह के बाद से जब भी हुआ, किसी एक स्टेज पे फैसला कर लिया कि इस देश में अगर राजनीति होगी तो बीजेपी ने जो वैचारिक फ्रेम बनाया है उसके भीतर ही होगी, और अब वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को मैं बदलाव की पार्टी नहीं मानता। आम आदमी पार्टी इस देश की बिल्कुल जो निकृष्ट राजनीति के नमूने हैं
उनमें से एक हो गई है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे उन्हें राजनीति ने बदल दिया। राजनीति सबको बदल देती है, लेकिन 10-20 साल लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने काम 1.5 साल में कर लिया। मैं आपको जानता हूँ, आप हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट ही रहे हैं, कई बार मैंने आपका देखा है जी, और काफ़ी चीज़ों में आपने बढ़ चढ़ के बात की है। तो अभी क्या हुआ कि देश में बहुत खतरा हो गया है आपको नहीं लगता देश में खतरा है? अररिया में तो नहीं लगता है सर। आपको नहीं लगता देश को कोई खतरा है? मैंने कहा ना, मेरा बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है नहीं। जी, लोग आते हैं, पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, पसमानदा इलाका करते हैं, जबकि अररिया डेवलप कर रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ। खैर, अररिया के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जानकारी नहीं। मैं खामखा उन चीज़ों पे बोलूँ जिन्हें मैं जानता नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अररिया कितना डेवलप कर रहा है, ज़रूर कर रहा होगा, आप जो कह रहे हैं तो मैं नहीं जानता। और इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए, ये कहना कि खतरा नहीं है और दूसरा कहना खतरे की बात का इस्तेमाल हो रहा है, दो अलग चीज़ें हैं। खतरे की बात का इस्तेमाल हो रहा है जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा नहीं है। दुनिया में जब भी कुछ होता है, चाहे पार्टीशन जैसी ट्रेजेडी हो, कोई ना कोई तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश तब भी करता है। कुछ लोगों ने की थी, हिंदू मुसलमान में नफ़रत फैलाने की कोशिश इस वक्त भी की थी, तो ये तो हमेशा होता है। लेकिन और जो कांग्रेस के बारे में शायद मैंने तो खुद कहा था, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, हम जैसे लोगों का तो पूरा जीवन सत्ता से संघर्ष करते हुए बीता है। और जिन दिनों इस देश में सत्ता का नाम कांग्रेस होता था, हम कांग्रेस से संघर्ष करते थे। आज सत्ता का नाम बदल गया है, तो जो कुर्सी उस दूसरे नाम से बैठा है मुझसे संघर्ष कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? तो ऑप्शन सर, अभी जैसे प्रशांत किशोर एक ऑप्शन है हमारे पास, MIM एक ऑप्शन है, क्या दिक्कत है इन लोगों में? क्योंकि ये वोट बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये जो मुख्य संघर्ष है उस संघर्ष से वोटों को बाहर लेके जाएंगे। प्रशांत किशोर जी मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे घर भी आते हैं, मैं मिलता भी हूँ। बहुत बुद्धिमान लोग व्यक्ति हैं, बहुत मेधा है, लेकिन इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी आप देख लीजिए। जहाँ देश को, संविधान को, बुनियाद को बचाने की लड़ाई है, उस वक्त कोई भी मेरा नज़दीक का साथी, कल को शाहिद कमाल वहाँ खड़े हों, मेरे 30 साल के पुराने मित्र हैं, यदि ये खड़े हों और ऐसा हो कि 500 वोट इनको मिलेगा, मैं तो सड़क पे जाके बोलूँगा कि शाहिद कमाल को वोट मत दीजिए, 500 वोट बचाइए। MIM यहाँ आती हैं। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ना तो मैं कैंडिडेट को जानता, ना किसी को, मैं किसी पे कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करना चाहता। ये MIM हैदराबाद में सीट लेती है, हैदराबाद में चुनाव लड़ती है, और तेलंगाना के किसी चुनाव क्षेत्र में नहीं जाती, निज़ामाबाद में नहीं, आदिलाबाद में नहीं, जहाँ पूरे तेलंगाना में इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन है। हैदराबाद से आप शुरू करेंगे, सामान्य चीज़ यही होनी चाहिए ना कि आपकी पार्टी पटना से शुरू हुई तो आप दानापुर भी जाएंगे, आप बक्सर जाएंगे, आरा जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। पटना से शुरू होने के बाद सीधा बेंगलोर पहुंचेंगे, थोड़ा अजीब मामला है ना। ये MIM क्यों करती है ऐसे काम? तेलंगाना की एक इलाके में चुनाव नहीं लड़ते हैं जहां मुसलमान हैं, सीधा पहुंचते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, सीधा पहुंचते हैं बिहार के सीमांचल। अधिकार है, एकदम उनका अधिकार है करने का, लेकिन इसके पीछे मुझे भी थोड़ा टीम बी का मामला लगता है इसमें। सर एक बात बताइए, आप क्योंकि आप बहुत चीज़ों को फॉलो करते हैं, अवैसी साहब का आप कोई ऐसा स्पीच दिखा सकते हैं जिसमें ऐसा लगता हो कि उन्होंने ऐसा लीक से हट के बात की, या कोई कॉमनल एंगल हो उनके बातों में? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने तो बोला ही नहीं। आप अपने मुंह से ओवैसी साहब को कॉमनल बोल रहे हैं, मैंने तो कहाँ बोला? टीम बी की बात कही, इसलिए मैं कह रहा था। नहीं तो मैंने तो टीम बी का मतलब ये होता है कि उनके आने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। ये क्या कॉमनल है भाई? ये तो राष्ट्रभक्ति वाला मामला हुआ ना, ये तो है ना। ओवैसी साहब की बातचीत में मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं लगा जो आप कह रहे हैं। आपके मुंह की बात है, मेरे मुंह की तो कतई बात नहीं है ये। आपकी बात आपको मुबारक हो। और जो ओवैसी साहब कहते हैं, अधिकार है, MP हैं इस देश के, हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। अगर हिंदुओं के बारे में ये सब बातें की जा सकती हैं तो मुसलमान क्यों नहीं बोल सकता? उनको भी अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल बोलें। मेरी असहमति ज़रूर है इस देश में, चाहे हिंदू सांप्रदायिकता की कोई राजनीति करे, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता की करे, चाहे सिख सांप्रदायिकता की करे। मेरे को नहीं लगता इस देश के स्वभाव में है, मुझे नहीं लगता इस देश के हित में है वो। तो जिस तरह से मैं RSS का विरोध करता हूँ, जिस तरह से मैं जो लोग खालिस्तान बनाने की बात करते हैं उनका विरोध करता हूँ, इसी तरह से कोई व्यक्ति जो मुस्लिम सांप्रदायिकता की बातें करे या केवल एक समुदाय विशेष के हित को दूसरों के ऊपर रखे,
मुझे वो बात सही नहीं लगती है। हर एक का अधिकार है, आरएसएस का भी अधिकार है इस देश में रहने का, मैं तो मानता हूँ, ओवैसी साहब का भी अधिकार है इस देश में रहने का। लेकिन अगर वो कहें कि वो सेकुलरिज्म बचाने के लिए आए हैं तो मैं कहूँगा कि वोट बर्बाद ना करें उन पर। अच्छा सर, लास्ट में एक संदेश दे दीजिए, आप सीमांचल में बैठे। मेरा परिचय सीमांचल से फणीश्वर नाथ रेणु के नॉवेल्स के थ्रू हुआ था। मैं तो सूखे इलाके का, राजस्थान हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मैंने रेणु के उपन्यास से इस इलाके को समझा। कल ट्रेन में आ रहा था जोगबनी, मैंने तो केवल रेणु के उपन्यास में जोगबनी का नाम सुना था। अररिया, पूर्णिया, फारबिसगंज, ये सब मेरे लिए वो इलाके थे। मेरे लिए अभी भी सीमांचल एक सपना है, एक खूबसूरत सपना जिसकी महक मैंने अपने बचपन में देखी थी। वो खूबसूरत सपना सच्चाई में भी वो खूबसूरत हो सके, और सीमांचल इस देश में एक गाली न बने, जो कि बनाने की कोशिश हो रही है। उसकी जिम्मेवारी यहाँ के सब लोगों को करनी है, और उसके पहले कदम के रूप में मुझे लगता है इस बार बिहार में सत्ता का पलटाव जरूरी है, और अपना वोट उसे दें जो बिहार में सत्ता में पलटाव कर सके। आपने में टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।